Hi everyone, welcome to the final video of how to create a media plan and I hope you all are doing great. So this video is going to be the last part of the how to create a media plan series और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप किसी भी क्लाइंट के लिए मीडिया प्लान क्रिएट करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट की हेल्प पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। डेमो के पर्पस पे मैंने एक JBL कंपनी का मीडिया प्लान क्रिएट करा हुआ है जो कि उनके एक नए प्रोडक्ट सीरीज़ के लिए है जिसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। तो उसके हिसाब से मैंने बायर पर्सोना निकाल के उनकी ऑडियंस एनालिसिस करी और उसी हिसाब से उनका एक मीडिया प्लान क्रिएट करा है उनके एक स्पेसिफिक बजट के साथ। ये एक डेमो प्लान है तो आई होप कि आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का क्लाइंट के लिए प्लान क्रिएट कर सकते हो और उसमें आपको क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो बिना कुछ देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सबसे पहले तो जब आप प्लान क्रिएट करने जाओगे तो प्लान क्रिएट करते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आपकी ये होनी चाहिए कि जिस भी क्लाइंट के लिए आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हो उस क्लाइंट के बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी चाहिए। जैसे आपका क्लाइंट कौन है, आपके कैंपेन का नाम क्या है। जहाँ पे मैंने कैंपेन नेम के आगे सितंबर 23 लिखा हुआ है उस जगह पे बेसिकली होता क्या है, एक आपको स्पेसिफिक नेम मिलता है कैंपेन का, जस्ट लाइक दिवाली कैंपेन, होली कैंपेन और पर्टिकुलर कैंपेन का जो भी नेम होगा जो क्लाइंट डिसाइड करता है उसके हिसाब से आता है। इसके बाद हमारा मार्केट हमें मेंशन करना होता है कि कौन सी मार्केट में हमारा कैंपेन चलेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मेंशन है IN, इसका मतलब है ये डिनोट कर रहा है इंडिया को, यानी कि ये कैंपेन इंडियन मार्केट के लिए है। इसी तरीके से आप सेवरल मार्केट्स के लिए चला सकते हो, UAE के लिए, सऊदी के लिए। तो यहाँ पे जो होता है वो आपको प्रॉपर मार्केट का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप लिख भी सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग हमेशा एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी कंट्री के लिए कंट्री कोड की तरह होता है, जैसे इंडिया के लिए IN। फिर आता है कैंपेन डेट, एजेंसी फी और मीडिया प्लान अमाउंट। कैंपेन डेट और एजेंसी फी में आप TBD देख रहे हो जिसका मतलब होता है टू बी डिसाइडेड, यानी कि अभी ना तो कैंपेन की डेट डिसाइडेड है और ना ही एजेंसी फी। एजेंसी फी हमारा जो भी, जैसे मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो वो उस क्लाइंट से मैं या तो अकाउंट मैनेजमेंट का चार्ज ले सकता हूँ या तो फिर एजेंसी परसेंटेज फी ले सकती है, मतलब 2%, 2.5%। अब ये जो 2-2.5% होता है एजेंसी फी, ये होता है टोटल बजट का जो एजेंसी हैंडल करने जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बजट है वो 10 लाख है, तो 10 लाख का जो बजट है उसमें जो हमारा एजेंसी फी होगी वो 2% या 2.5% लगेगी। इस हिसाब से हम अपनी एजेंसी फी सेट करते हैं। जो दूसरी चीज हमको बेसिकली हर प्लान में देनी होती है वो होती है यूनिवर्सल बेंचमार्क्स। यूनिवर्सल बेंचमार्क्स हमारे KPIs को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो भी कैंपेन चलने जा रहे हैं उसमें जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाले हो उसके लिए कोई ना कोई बेंचमार्क आपने डिसाइड करा होगा, करेक्ट। जैसे कितना परसेंट CTR आपको अचीव हो सकता है, कितना परसेंट VTR आपको अचीव हो सकता है, कितने इंप्रेशंस आपको मिल सकते हैं, कितनी रीच आपको मिल सकती है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि यूनिवर्सल बेंचमार्क्स आप क्या लेके चल रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि CTR है 1%, VTR है 10%, कन्वर्जन रेट शुड बी 2% इन टेक गैजेट्स। तो ये डेटा जो है, हालांकि मैंने कभी JBL के लिए कैंपेन चलाया नहीं है, तो ये डेटा मैंने ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड डेटा होता है टेक गैजेट्स के लिए, टेक कंपनीज के लिए या गैजेट बेस्ड कंपनीज के लिए, उनके हिसाब से मैंने ये डेटा निकाल के उनका ये यूनिवर्सल बेंचमार्क मेंशन करा हुआ है। इसके बाद हमारे पास बात आती है नेक्स्ट कि हम प्लान कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसा आप प्लान देख रहे हो तो प्लान में सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे, जैसे प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस है, डिटेल्स है, फेज है, जिनमें से तीन चीज़ों के बारे में मैंने बेसिकली लास्ट वीडियो में बात करी थी जिसका पिन मैं यहाँ ऊपर कहीं पे लगा दूंगा, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्लेटफॉर्म, ऑडियंस और फेस के बारे में कि जब भी हम कभी किसी क्लाइंट का प्लान बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना होता है और वो कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो चेकआउट करो और फिर इस पे आओ। इसके बाद बात आती है ऑडियंस की और फेस की। इसके बारे में भी मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि क्या ऑडियंस आपको लेनी है वो आपके बायर पर्सोना पे डिपेंड करेगा, जिसके लिए आपको आपके अपने क्लाइंट के साथ बैठ के इस ऑडियंस को डिसाइड करना होगा कि आप कौन कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। इसके बाद बात आती है फेस की, जो आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट के स्टेटस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च है, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, जाहिर सी बात है, या फिर कंपनी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो इन चीज़ों को मैंने प्रॉपरली डिटेल में बताया हुआ है कि किन किन कंडीशंस में कैसे डिसाइड करोगे कि कब आपको अवेयरनेस कैंपेन प्लान में रखना है या कन्वर्जन रखना है या कंसिडरेशन रखना है।
वो सारी चीज़ें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म, ऑडियंस और फेस डिसाइड करने के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे डाला हुआ है डिटेल्स का। डिटेल में आप देखते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो 6 सेकंड एंड 15 सेकंड प्लस इमेजेस प्लस कैरोसेल्स। अब ये प्लान में कैसे अपनी वैल्यू एड ऑन कर रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करा फेसबुक। फेसबुक के अंदर जो ऑडियंस है मैंने वो सेलेक्ट करी। अब जाहिर सी बात है ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो मेरे को अवेयरनेस कैंपेन चलाना है इस प्रोडक्ट का। कंपनी JBL सबको पता है बट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, करेक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमको एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। अब अवेयरनेस चलाना है तो हम हर पॉसिबल कंटेंट टाइप को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने डिटेल में दे रखा है वीडियो 6 सेकंड 15 सेकंड इमेजेस एंड कैरोसेल्स, यानी कि जब ये प्लान क्लाइंट के पास जाएगा तो क्लाइंट को पता होगा कि हमें मीडिया एजेंसी को कौन कौन से क्रिएटिव्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लाइंट को 6 सेकंड के वीडियो भी क्रिएट करने होंगे, 15 सेकंड के भी करने होंगे, इमेजेस भी करनी होंगी, कैरोसेल्स भी करनी होंगे। इसके फायदे क्या होंगे? देखो, कई सारी ऑडियंस टाइप्स में वैरायटीज आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूं जिसको वीडियो देखना काफी पसंद है, या कोई दूसरा बंदा है जो हमारा इमेजेस पे ही अट्रैक्ट हो जाता है, कोई तीसरा बंदा है जिसको डिटेल्ड कंटेंट चाहिए किसी भी चीज के लिए अट्रैक्ट होने के लिए, तो वो कैरोसेल्स में ज्यादा इजीली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे हर वो पॉसिबल ऑडियंस की इंगेजमेंट चाहते हैं, उसकी अवेयरनेस चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हर पॉसिबल कंटेंट टाइप को इस्तेमाल करना है। जैसे वीडियोस हमने इस्तेमाल कर लिए शॉर्ट फॉर्मेट 6 सेकंड, लॉन्ग फॉर्मेट 15 सेकंड, इमेजेस इस्तेमाल कर ली स्टैटिक इमेजेस, इसके बाद कैरोसेल्स भी इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो अब इन सारी जो क्रिएटिव्स हमने उठाए हैं ये सारे क्रिएटिव्स क्लाइंट हमको प्रोवाइड करेगा इस प्लान के अकॉर्डिंगली, और हमारा जो मीडिया बायर होगा वो इसको वहाँ पे सेटअप करेगा। इसके बाद हमारा फेज आता है जो आता है अवेयरनेस पे, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा होता है क्लाइंट के साथ में कि हमें कौन कौन से चलाने हैं और उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के स्टेटस पे कि वो मार्केट में कौन से स्टेटस पे लाया करती है। फिर इसके बाद बात आती है ऑप्टिमाइजेशन गोल। तो देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन गोल सिंपली नहीं मेंशन्ड है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन गोल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे थ्रू प्ले ले सकते हो या फिर आप रीच ले सकते हो। तो उसके लिए मैंने इस प्लान को और थोड़ा डिटेल में बनाया हुआ है क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस के अंदर बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन गोल्स आते हैं, करेक्ट। तो ये जो है वो हमारा टॉप लेवल प्लान की कैटेगरी है। इसके अंदर फेसबुक के अंदर और भी मैंने सब कैटेगरीज में प्लान अचीव करे हुए हैं, प्लान सेटअप करे हुए हैं, वो देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो था ये हमारा मेन प्लान था फेसबुक का। ठीक है, ये टॉप कैटेगरी है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला सेल। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर दो तरीके के कैंपेन बनने वाले हैं। ठीक है, ये देखो आप फेसबुक के अंदर यहाँ पे दो तरीके के कैंपेन बनने वाले हैं। एक बार मैं इसको मर्ज कर देता हूँ तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। फेसबुक है, फेसबुक के अंदर हमारी ये पर्टिकुलर ऑडियंस है और इस ऑडियंस के ऊपर हमारे पास ये 3 तरीके से डिटेल दे रखी हुई है। तो देखो यहाँ पे टॉप लेवल पे मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से स्टैटिक्स हमको चाहिए। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर मैंने 2 कैंपेन्स को लॉन्च करके रखा हुआ है। एक है जो अवेयरनेस थ्रू प्ले पे चलेगा, एक है जो अवेयरनेस रीच पे चलेगा। ये मैंने सेग्रीगेशन क्यों करा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप अवेयरनेस पे, थ्रू प्ले पे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो और रीच पे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन सिनेरियो आता है वो आता है मेन ऑप्टिमाइजेशन गोल का, कि भाई हम ऑप्टिमाइज किस पे करें। अब हमें नहीं पता कि हमारी सामने वाली ऑडियंस इस नए पर्टिकुलर लॉन्च प्रोडक्ट के लिए कैसे रिएक्ट करेगी, करेक्ट। वो ज्यादा वीडियोस पे फोकस करेगी क्योंकि ये एक गैजेट है, करेक्ट। गैजेट यानी कि हेडफोन है, ईयरफोन्स हैं, ईयर प्लग्स हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक कॉन्ट्रैक्टेड मार्केट तो है नहीं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमारे प्रोडक्ट्स तो है नहीं जिस पे लोग ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि बोट भी है और मीवी भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि ऑडियंस वीडियोस पे ज़्यादा रिएक्ट करेगी या इमेजेस पे रिएक्ट करेगी। इसके लिए हमने 2 तरीके के कैंपेन बनाए। एक बनाया वीडियो पे जिसको ऑप्टिमाइज करा थ्रू प्ले पे, एक बनाया इमेजेस और कैरोसेल्स पे जिसको ऑप्टिमाइज करा रीच पे। अब इनसे जो भी हमारी ऑडियंस का रिजल्ट निकल के आएगा उसके हिसाब से हम आगे के कैंपेन्स में ऑप्टिमाइजेशंस करते रहेंगे। इन्हीं कैंपेन्स में देखोगे आप तो हमने एक नया एड ऑन एक वो करके रखा हुआ है, लैंग्वेज स्प्लिट। जाहिर सी बात है, देखो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। क्यों? ये बताओ, आप किसी भी मार्केट में जाओगे वहां पे बाइलिंगुअल पीपल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आज की जो मार्केट है, आज की जो सिविलाइजेशन है, किसी भी वर्ल्ड में आप चले जाओ वहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस जो है वो बाइलिंगुअल मिलेगी मिलेगी, एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाली,
ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, जैसे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं लोग, इंडिया में तो हालांकि और मार्केट वाइज अगर जाएं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट अगर हम पूरे इंडिया को कवर करें तो हिंदी इंग्लिश पॉपुलरली ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। तो हमने दो तरीके से मार्केट स्प्लिट करके रखा हुआ है, जिसमें हमारी जो मार्केट्स होंगी उनके हिसाब से, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी सिटीज़ हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिटी देखो तो यहाँ पे इंक्लूडेड है टायर 3 एंड नॉन डिस्टर्बिंग लोकेशंस, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, टायर 3 एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोकेशन, सॉरी, मतलब कि ये पूरे इंडिया में ऐड जाएगा लेकिन टायर 3 सिटीज और नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोकेशंस में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वहां पे उसके हिसाब से देखें तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और इधर रीजनल स्टेट्स जितने भी नॉर्थर्न के हैं ज्यादातर जहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोली जाती है, उसके हिसाब से हम इन कंट्रीज को टारगेट करने वाले हैं। इवन साउथ वगैरह में भी कई सारे हिंदी इंग्लिश वाले लोग होंगे, तो हमें नहीं पता ना कि कहाँ कहाँ पे हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें बोलने वाले लोग होने वाले हैं, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे हमने सिंपली केवल और केवल पूरे इंडिया को टारगेट करा हुआ है, ना कि स्टेट वाइज गए हैं, ना कि रीजनल लोकेशन वाइज गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर हम रीजनल लोकेशन वाइज जाते तो क्या होता। देखो, जब आप रीजनल लोकेशन वाइज जाते हो तो पहली बात तो अमाउंट ऑफ बजट और अमाउंट ऑफ क्रिएटिव दोनों बढ़ाने पड़ते हैं। हमारे पास बजट लिमिटेड है, हमारे पास क्रिएटिव की जो बनाने की फ्रीक्वेंसी है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ भाषा इंडिया में 26 बोली जाती हैं, तो हमें 26 भाषाओं में क्रिएटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमें एक वीडियो बनाना है तो वो 26 वीडियो बनाने पड़ेंगे अलग अलग भाषा में, ठीक है। तो जनरली आप बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स में देखते भी हो अलग अलग लोकेशन वाइज। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये आता है कि हमें जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर कोई यूएई मार्केट के लिए कैंपेन चलाता हूँ तो वहाँ पे मैं हर लैंग्वेज का ऐड नहीं चलाता, वहाँ पे सिर्फ दो चलते हैं, अराबिक और इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों बोलने वाले लोग हैं। सऊदी में भी अराबिक और इंग्लिश, लेकिन अगर मैं केवल यूएस में चला जाऊंगा तो वहाँ पे हमारा सिर्फ इंग्लिश चलेगा। अब वहाँ पे भी इंग्लिश दो तरीके से चलती है, एक यूके इंग्लिश और एक यूएस इंग्लिश, क्योंकि दोनों तरह के सिटीजन जो हैं यूएस यूके के वो माइग्रेट होते रहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये बनता है कि भाई हमको लैंग्वेज स्प्लिट देखने को मिल जाता है एक नया कॉलम अपने मीडिया प्लान में, जो डिपेंड करता है हमारे मार्केट की इंटेंसिटी प्लान पे। यानी कि अगर हमारी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है मार्केट लैंग्वेज को लेके, तो हम लैंग्वेज वाइज भी अपने एड सेट्स को स्प्लिट करते हैं। अब इससे हमें समझ में क्या आएगा, जो मीडिया बायर है वो जब इस प्लान को देखेगा तो वो कैसे समझेगा, ओके फेसबुक प्लेटफॉर्म है, इस ऑडियंस पे ऐड चलना है, दो अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं जिनमें एक थ्रू प्ले पे जाएगा और एक रीच पे जाएगा, और दोनों ही में हमको इंग्लिश और हिंदी में टारगेटिंग करनी है। अब वो चाहे तो स्प्लिट कर सकता है, मतलब एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट्स बना लिए, एक इंग्लिश एक हिंदी, दोनों में सेम ऑडियंस रख के, एक में हिंदी लैंग्वेज डाल दी केवल और एक में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज डाल दी, ठीक। या फिर दोनों को एक ही एड सेट में डाल सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में से बेटर कौन है, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे केस में हमें कोई यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं देखना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको नए सेल्स में ना डाल के केवल एक सेल में ही डाल रखा है, यानी कि एक ही कैंपेन में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को डाल सकता है, दोनों लैंग्वेजेस को, क्योंकि हमें उसके आगे कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखना है कि हिंदी बेटर परफॉर्म करेगी या इंग्लिश, कोई भी करे, कन्वर्जन हमारा डिपेंड करेगा यूजर के बाइंग पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि इंडियन मार्केट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अगर लैंग्वेज स्प्लिट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप लैंग्वेज को स्प्लिट करके दो सेल्स में डिवाइड कर सकते हो, ताकि जो मीडिया बायर है उसको ये इजीली समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे उसको एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट बनाने लैंग्वेज स्प्लिट करके। नेक्स्ट पॉइंटर जो हमारा आता है वो आता है लोकेशन का। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, जो टॉप लोकेशन हमारे क्लाइंट की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के हिसाब से है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेयर हाउसेस के हिसाब से है, जहाँ जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं इस कंपनी के लिए, वहाँ पे हमारा ये लोकेशन हम लोग ऐड करके रखे हुए हैं। इसके बाद बात आती है बजट की। अब ये जो कॉलम है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कराता है कि बजट आप लगाओगे कैसे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीओ, ठीक है। सीबीओ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आप जो बजट लगा रहे हो वो कौन से लेवल पे लगा रहे हो। अगर यहाँ पे लिखा है सीबीओ मतलब ये कैंपेन लेवल पे बजट लगेगा, इसका बजट जो लगेगा वो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लगेगा और कैंपेन लेवल पे लगेगा। अगर यहीं पे लिखा होता है एड सेट तो ये हो जाता हमारा एड सेट लेवल का बजट, यानी कि हमको सीबीओ इस्तेमाल नहीं करना है, हमें एड सेट लेवल पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने सीबीओ क्यों दिया, इसका पहला कारण देखो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या एडवांटेज प्लस बजट ऑप्टिमाइजेशन जो कैंपेन लेवल पे हमको बॉटम पे देखने को मिलता है, उसका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि वो अपने आप बजट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, करेक्ट।
तो जब हम सीबीओ दे रहे हैं तो यहाँ पे सीबीओ की जगह हम एडसेट लेवल का भी बजट दे सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि एडसेट लेवल पे हमारा जो बजट है वो डेली किस तरह से स्पेंड करेगा या हमारी ऑडियंस कैसे हमारी रिएक्ट करने वाली है। करेक्ट। जब हम सीबीओ पे अपना स्पेंड देते हैं तो जिस दिन हमारी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं वो हमें तो नहीं पता, बट फेसबुक के एल्गोरिदम को पता है। तो सीबीओ का एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है कि अगर ऑडियंस से अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस बनता है तो सीबीओ क्या करता है, वहां पे हमारा +25%, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने सीबीओ लेवल पे मान लेते हैं $100 या ₹100 पर डे का बजट लगाया, +25% एक्स्ट्रा स्पेंड कर देगा और आने वाले आगे के 7 दिनों में उस एक्स्ट्रा स्पेंड को आपके बजट के साथ अलाइन कर देगा। यानी जो आज ₹25 एक्स्ट्रा उसने खर्चा करे हैं अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, उसको वो आने वाले बजट्स में आने वाले 7 दिनों में जो ₹100 पर डे या $100 पर डे का स्पेंड है उसके हिसाब से अलाइन कर देगा, उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फीचर होता है सीबीओ का ये। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता होगी ना कि कब हमारा रिजल्ट अच्छा आने वाला है, कब हमारा रिजल्ट खराब आ सकता है, या कब हमारा मार्केट में लोग इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट फेसबुक के जो एल्गोरिदम है उनको पता है, फेसबुक की जो मशीन लर्निंग है उसको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सीबीओ में नोट करके रखा हुआ है, ताकि हमारा अगर कोई ऐसा चांस बनता है तो सीबीओ ऑटोमेटिकली जो बजट है उसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेगा और वहां पे हमें ज्यादा ऑप्टिमाइजेशंस नहीं करने पड़ेंगे कैंपेन में। इसके बाद बात आती है नेट टू मीडिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है लोगों को मीडिया प्लान बनाने में वो यहीं पे होता है कि हम बजट कैसे एलोकेट करें, हम बजट कैसे देंगे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो बजट देने के लिए कि कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम बजट देते हैं तो हमें 4-5 प्लान्स बनाने होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे जब आप देख रहे हो बजट में नेट टू मीडिया में, तो नेट टू मीडिया में आप यहाँ पे देख सकते हो नेट टू मीडिया में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 15 लाख दे रखा है, 100,000 यस, मैंने 15 लाख दे रखा है फेसबुक को। ठीक है, इसमें से फेसबुक के अंदर दो कैंपेन्स मैंने दे रखे हैं फेसबुक अवेयरनेस के अंदर, 7.5 लाख और 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख हमारा दे रखा है थ्रू प्ले को और 7.5 लाख दे रखा है रीच को। इक्वली डिवाइडेड है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बेटा परफॉर्म करेगा, तो हम इक्वली डिवाइड करके चलते हैं हमेशा बजट्स को इनिशियली लेवल पे। अगर हमारे पास पुराना डेटा है कोई तो फिर हम उसके हिसाब से बजट्स को 60-40 या 50-50 या 70-30 या 75-25 ऐसे करके देते हैं, एलोकेट करते हैं बजट्स को। अदरवाइज जब भी हमारा कोई इनिशियल कैंपेन होता है जिसके लिए हमारे पास कोई पुरानी एनालिसिस नहीं है, हमेशा 50/50 चलो। यानी हमेशा अगर कोई भी सेग्रीगेशन कर रहे हो, कोई भी स्प्लिट किसी भी लेवल पे कर रहे हो, हमेशा 50-50 स्प्लिट करो, ताकि एट लास्ट आपको ये परफॉर्मेंस में ना दिक्कत आनी पड़े कि अच्छा इसमें इंप्रेशंस हमको कम मिले क्योंकि बजट कम था, या उसमें ज्यादा मिले क्योंकि बजट ज्यादा था। ये सिचुएशन ना, इसके लिए हमेशा कहीं पे भी स्प्लिट करो किसी ऐसी टाइप के कैंपेन्स के लिए, तो हमेशा 50/50 करो। इसके बाद नेट मीडिया आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मंथ वाइज, जैसे 6 महीने का प्लान है तो मैंने मंथ वाइज यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ही कॉमन देखने को नहीं मिलती है, क्या? कि आप मंथ वाइज जब डिवाइड करते हो तो जनरली मार्केटर्स क्या करते हैं कि अपने प्लान में जितना भी बजट है, जैसे 7.5 है, ठीक है, तो 7.5 लाख को या 8 लाख जो भी इनका बजट होता है उसको ये इक्वली डिवाइड कर देते हैं सारे मंथ्स में। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर मंथ का अलग अलग बजट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैंने बंद का बजट दे रखा है वो हमने कई सारी कंडीशंस को, कई सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पहला मंथ है उसमें देखोगे आप तो पहले दूसरे मंथ में हमने ज्यादा बजट दिया है, उसके बाद मैंने लास्ट में चारों में इक्वल दे रखा है। यहाँ पे जो कंडीशन थी हमारी क्लाइंट के साथ वो ये थी कि उसको इनिशियल बूस्टअप चाहिए। ठीक है, क्लाइंट के साथ जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी उसमें ये था कि क्लाइंट को इनिशियल बूस्टअप चाहिए, तो इनिशियल बूस्टअप के लिए मैंने इनिशियली बजट को बढ़ा रखा है। ठीक है, अब हमारे पास अभी डेट्स डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, मेरी कंडीशन में क्या है, मेरे को अभी तक डेट्स डिसाइडेड नहीं है कि कैंपेन कब लाइव होने जा रहा है। ठीक, अब जब डेट डिसाइडेड नहीं है तो मुझे नहीं पता कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या मार्केट सिचुएशन होगी, उस समय पे कोई त्योहार पड़ेगा, कोई फेस्टिवल आएगा, या क्या होने वाला है। करेक्ट, कुछ समय पे क्राइसिस होगी, मार्केट सिचुएशन क्या होगी नहीं पता। करेक्ट, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोई भी चीजें कंसिडरेशन में नहीं ली। अदरवाइज क्या क्या चीजें कंसिडर करी जाती हैं? पहला, त्योहार, कोई भी फेस्टिवल आने वाला है, कोई भी इवेंट आने वाला है, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट आने वाला है, कोई भी फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, सैलरी डे है, सैलरी मंथ है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज, जो भी चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं
वो सब कुछ कंसिडरेशन में लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अमेजॉन की और फ्लिपकार्ट की सेल निकली, ठीक है, अब मान लेते हैं वो मंथ मेरा 5th मंथ है, जब 5th मंथ ऐसा है जब दिवाली आने वाली है और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल आती है, मान लेते हैं वो हमारे 5th प्लान के हिसाब से अलाइन करने पे वो जो इवेंट है वो हमारे 5th मंथ में पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस चीज के बारे में हम पहले से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो यहां पे हमको कुछ बजट संभाल के रखना है, सेव करके चलना है, और जब मेरा वो पर्टिकुलर टाइम आएगा जब हमें बजट बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि हेडसेट्स हैं और दिवाली के टाइम पे लोग खरीदते हैं चीजें, ठीक है, अमेजॉन की सेल आएगी, फ्लिपकार्ट की सेल आएगी, मेरा प्रोडक्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, तो अगर लोगों में अवेयरनेस ज्यादा होगी तो वहां पे वो ज्यादा खरीदने के चांसेस बनते हैं, करेक्ट। तो इस समय पे जो हमने 75,000 दे रखा है उसको हम और बढ़ा देंगे और वो बजट हम यहाँ कहीं से कट कर लेंगे या इसके बाद वाले महीने में से कहीं कट कर लेंगे और इस पे ऐड ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बजट एलोकेट करना होता है। तो बजट एलोकेट करने के लिए आप केवल ये कंसीडरेशन नहीं लेते हो कि आप कहाँ कहाँ पे जाके ऐड चलाने वाले हो, आपको बहुत कुछ कंसीडर करना पड़ता है, मार्केट सिचुएशंस इंक्लूडिंग क्लाइंट का जो स्टेटस होगा, क्लाइंट के जो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से, और क्लाइंट के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना होता है, बजट को एलोकेट करना पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है, जो प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स में यहाँ पे मेंशन है सबसे पहले कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये ऑप्टिमाइजेशन गोल है जो एस्टिमेटेड रिजल्ट लिखा है। अगर हमारा कैंपेन ये थ्रू प्ले पे ऑप्टिमाइज्ड है तो ये थ्रू प्ले के नंबर्स हैं, अगर ये रीच पे ऑप्टिमाइज्ड है तो ये रीच के नंबर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एस्टिमेटेड क्लिक्स लिखा है। अब ये हमारे कुछ जनरल मेट्रिक्स होती हैं जो आपको बतानी ही पड़ती हैं, जिनके बारे में आपको कुछ ना कुछ अंदाजा रखना होता है। तो यहाँ पे जो आप क्लिक्स के नंबर देख पा रहे हो ये मैंने निकाले हुए हैं अपने यूनिवर्सल बेंचमार्क से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रीवियस डेटा नहीं है जिससे हमें पता चले कि क्लाइंट को हम कितने % क्लिक्स दे सकते हैं लाके, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको यूनिवर्सल बेंचमार्क का इस्तेमाल करके ये निकालना है कि हम कितने इंप्रेशंस करेंगे और इंप्रेशन के बेसिस पे हमको कितना % CTR होगा यूनिवर्सल लेवल पे, और उसके बेसिस पे हमें एक एक्सपेक्टेड, एक एस्टिमेटेड फोरकास्टेड वैल्यू बतानी है कि अच्छा इतने क्लिक्स आपको मिल सकते हैं। ऊपर चला जाए तो वेल एंड गुड है, और कम रहा तो वो मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कितना कम है, ठीक है। बट हाँ मिनिमम इतना मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी जो ग्लोबल इंडेक्स है वो 1% अगर बता रहा है मतलब बाकी मार्केटर्स को मिल रहा है, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मिल रहा है, यानी कि आपको भी इतने ही % CTR मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टोटल इंप्रेशंस जनरल है। इसके बाद एस्टिमेटेड डेली रीच, जो जब आप कैंपेन बनाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट दिखा देता है आपको कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आपको कितने मिलने वाले हैं, कितनी रीच मिलने वाली है वगैरह वगैरह। वही नंबर्स को आप एस्टिमेट करके अपने बजट्स के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है जब आप कैंपेन लगाओगे तो आप वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी सेट करोगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो सारी चीज़ें, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ऑडियंस यूनिवर्स मतलब पोटेंशियल साइज कितना है, कि मतलब कितनी ऑडियंस आपके बायर पर्सोना के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, और उनमें से अवेलेबल ऑडियंस, वो नहीं जो बंद है, अवेलेबल ऑडियंस, ठीक है। तो ये अवेलेबल ऑडियंस आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। आई होप एक आइडिया लगा होगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो और भी मैंने प्लान बनाया हुआ है, बस इसी प्लान में, प्लान पूरा ऐसे ही है, बस यहाँ पे मैंने और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ऐड ऑन करा, जैसे स्नैपचैट के अंदर आप देखोगे ये मैंने अवेयरनेस पहले तो ऐड ऑन करके रखा है, जिसमें फेसबुक और स्नैपचैट पे मैंने अवेयरनेस कैंपेन ऐड ऑन करे। इसके बाद में कंसिडरेशन कैंपेन, कंसिडरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक और स्नैपचैट दोनों में ही लगा हुआ है, जिसमें कंसिडरेशन में मैंने दो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजेशन में स्प्लिट करे हुए हैं। पहला लिंक क्लिक पे ऑप्टिमाइज्ड है और दूसरा लैंडिंग पेज व्यूज पे है, ठीक है। साथ में आगे सेम प्लान है, बजट सेम तरीके से एलोकेटेड है, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम। इसके बाद कन्वर्जन कैंपेन है। कन्वर्जन कैंपेन में मैंने यहाँ पे देखो 2-3 तरीके के कन्वर्जन कैंपेन्स को कंसीडर करा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कन्वर्जन कैंपेन इस्तेमाल करा है मैनुअल वाला। जैसे दो तरीके के कन्वर्जन कैंपेन्स आप फेसबुक पे बना सकते हो, एक ऑटोमेटेड एक मैनुअल। मैनुअल जो हम लोग रेगुलर बनाते हैं, ऑडियंस वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं, और ऑटोमेटेड वो होता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको ऑटोमेटेड बटन ऑन करनी है और फेसबुक सब अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज करता है, इवन टारगेटिंग्स भी आपको फुल्ली देनी नहीं होती, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि किस तरीके की कैंपेन बेटर काम करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कन्वर्जन में मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों को ही कंसीडर करा हुआ है और दोनों को इक्वल बजट्स दिए हुए हैं एज इट इज़। पहले भी मैंने बताया था कि जहाँ पे आप स्प्लिट कर रहे हो और पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है एनालाइज करने के लिए, तो हमेशा 50-50 स्प्लिट पे जाओ।
तो यहाँ पे भी मैंने 50-50 स्प्लिट के हिसाब से बजट एलोकेट करा है। सिमिलरली मैंने नीचे कैटलॉग कैंपेन्स को भी कंसीडर करा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी कंपनी है, कंपनी के कोई प्रोडक्ट हैं तो उनकी ई कॉमर्स साइट भी होगी, और जब ई कॉमर्स साइट होगी तो जाहिर सी बात है हम कैटलॉग बना के उसको भी ट्राई कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी शुड गिव अ ट्राई टू कैटलॉग एड्स एज वेल। तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ करी, यहाँ पे भी कैटलॉग कैंपेन्स चलाए जिनके अंदर मैंने 2 तरीके के कैंपेन बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला ऑडियंस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि रीटारगेटिंग कैंपेन चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो कैटलॉग कैंपेन जो है वो मैंने रीटारगेटिंग्स पे चलाए हुए हैं। क्यों देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाइज हमने कन्वर्जन जो चलाया है वो ब्रॉड पे चलाया है। जैसे ये ऑडियंस आप देख रहे हो तो ब्रॉड है, ठीक है, और जो कन्वर्जन ऑटोमेटेड है वो भी ब्रॉड है, ठीक। अब ब्रॉड ऑडियंस पे जब हमारे 2 ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हैं तो कैटलॉग कैंपेन को ब्रॉड पे चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, करेक्ट। वो ऑडियंस जो हमारी इन ब्रॉड कैंपेन्स में रिएक्ट करेगी, इंगेज करेगी, उनको हम लोग रीटारगेट करेंगे कैटलॉग से, ठीक है, यानी कैटलॉग कैंपेन्स चलाएंगे उन पे रीटारगेटिंग में। तो एक में हमने रीटारगेटिंग करी हुई है किसकी, वेबसाइट विजिटर्स की, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट करा हुआ है, चेकआउट पेज व्यूअर्स जो हैं, मतलब प्रोडक्ट को लगाया, ऐड टू कार्ट करा, चेकआउट करा बट परचेज नहीं करा, उन लोगों को रीटारगेट करेंगे। और इसमें एक्सक्लूड कर देंगे उन लोगों को जो ऑलरेडी परचेज्ड हैं या जिन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म से हमारा परचेज करा हुआ है, जैसे मार्केट प्लेस फॉर एग्जाम्पल, हमारे जिस यूजर ने हमारी वेबसाइट से ना खरीद के अमेजोन से हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया तो हमें उसको भी एक्सक्लूड करना होगा। इसके बाद दूसरा जो कैंपेन चलेगा वो लुक अलाइक पे चलेगा, किसका, जिन लोगों ने हमारा प्रोडक्ट परचेज करा है या जो हमारा कस्टमर बेस है उनका, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं और जो हमारे परचेजर्स हैं उनकी लुक अलाइक पे हम लोग एक कैटलॉग सेल्स का कैंपेन चलाएंगे। सेम थिंग गोज विद द स्नैपचैट, और इस तरीके से हमने पूरे प्लान को सेग्रीगेट करा हुआ है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा नहीं पता, और देखते हैं कौन सा नया टॉपिक निकल के आता है डिमांड में, और उस पर फिर नए वीडियोस बनाते हैं। चलो बाय बाय।